पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते। अयोध्या, मथुरा और काशी के बाद अब संभल में भी मंदिर मस्जिद विवाद गहराता दिख रहा है। एक जिला अदालत से मस्जिद के सर्वे का आदेश आता है, एक बार सर्वे होता भी है, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे आते हैं, दूसरी बार सर्वे का समय आता है और फिर होता है जबरदस्त बवाल। हिंसा के बीच 30 थानों की फोर्स लगानी पड़ती है, फिर कुछ लोगों की जान चली जाती है। इस बीच पुरानी किताबें, पुराने दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। संभल पर विस्तार से आज बात करेंगे, जानेंगे हिंसा का सीक्वेंस क्या था, कब, कहां, कैसे हुआ और सवाल के साथ ये भी पूछा जाएगा कि क्या अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर और शिवलिंग खोजे जाने की चलन की शुरुआत हो चुकी है? संभल का पूरा सच है क्या? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास पड़ता है संभल। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर यहीं पर है शाही जामा मस्जिद, जिसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक दावा हिंदू पक्ष का, एक मुस्लिम पक्ष का। मुस्लिम समुदाय के पक्षकारों का कहना है कि ये मस्जिद बाबर के शासनकाल के दौरान 1529 के आसपास इस मस्जिद को तामीर कराया गया था। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि यहाँ जो मस्जिद है, पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करती थी, लेकिन मंदिर को तोड़ करके यहाँ मस्जिद बनाई गई और कहा गया कि यहाँ पहले श्री हरिहर नाम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तोड़वाया था और यहीं पर मस्जिद बनवा दी। बात कोर्ट तक पहुंची, सर्वे का आदेश जारी हुआ। एक सर्वे के बाद दूसरा सर्वे 24 नवंबर को होना था, लेकिन इसी दौरान हिंसा भड़क गई। देखिए हुआ क्या था। लगभग 22 घंटे पहले यहाँ जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद जो स्थिति है तनावपूर्ण कह सकते हैं, लेकिन नियंत्रण में है। तो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं हम यहीं पर हैं। सबसे पहले वो शाही मस्जिद दिखाते हैं जो इस विवाद का, नई हिंसा का केंद्र रहा। हालांकि वैसे तो इसको प्रिजर्व मॉन्यूमेंट है, भारत सरकार की ओर से प्रिजर्व मॉन्यूमेंट है, लेकिन जब अदालत का फैसला हुआ, विवाद खड़े हुए, तो शाही जामा मस्जिद, ये जो आप देख रहे हो प्रवेश द्वार है, इसका जो पिछला हिस्सा है उस इलाके में पत्थरबाजी और पूरी हिंसा हुई। अब यहाँ पर देखिए पुलिस का पहरा है, जो एडवांसिंग की जाती है वो किया जा रहा है, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। हम जिस इलाके में पहुंचे, दूसरा जहां पर कुछ रिहायशी इलाके हैं, तो कोशिश ये की गई है, जैसे पहले होता था आईपीसी की धारा 144 होती थी, तो अब बीएनएस की धारा लगा करके, कर्फ्यू नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हालात स्थिति ठीक है। इंटरनेट फिलहाल बंद किया गया है, वो इसलिए किसी तरह का वीडियो अफवाहों का दौर न फैले, आसपास के इलाकों में हिंसा न भड़क जाए। तो कई जो इलाके पे जहां ये स्थिति हो सकती थी कि लोग फिर से निकल के आए, तो आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग जो है, बांस वांस लगा करके व्यवस्था कर दी गई है। बाहर हथियारबंद पुलिस भी है। जो घायलों की संख्या वो ज्यादा है, मरने वालों का आंकड़ा 4 है, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्राइमरी जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जो लोग मारे गए हैं उन्हें जिस तरह की इंजरी है, बुलेट का जो फॉरेंसिक होता है उससे पता चलता है कि वो 153 बोर की कोई गोली है, 9 मिलीमीटर नहीं है, पुलिस 9 मिलीमीटर यूज करती है। तो अब ये प्राथमिक तौर पर अभी पुलिस का दावा है, आगे क्या निकलता है आगे लिए चलते हैं। शाही मस्जिद का ये पहला जो द्वार है जहां से लोग प्रवेश करते हैं, जुम्मे की नमाज हो या रोज की नमाज के लिए लोग जाते हैं, तो यहां पर भी आपको सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी मिलेगी। दूसरा, इसी तरफ से फ्लैग मार्च लगातार है, बड़े अधिकारी हैं सूबे को, उनको भी रखा गया। फिलहाल अभी जो हमें दिखाई दे रहा है वो मस्जिद का गेट बंद है और एहतियात के तौर पर आप देख पा रहे हैं पूरा इलाका। जरा मैं आपको ऊपर आइए, जगन्नाथ ऊपर आइए, आपको यहां से दिखाता हूं। यहां से आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर इस तनाव के बाद सबसे बड़ी चुनौती, ऊपर नहीं जाएंगे, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि एक तो भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि जो जांच हो रही है वो इस ये देखते हुए ना कि कहीं भीड़ को तो नहीं इकट्ठा किया गया था, और आए थे तो कैसे आए लोग। वो देख रहे हैं दूसरा इलाका, वहां पर भी आपको बैरिकेडिंग है। मस्जिद के आसपास रिहायशी इलाके जो जुड़ते हैं, वो ये कोशिश की गई है कि लोगों का हुजूम फिर से जमा ना हो। अब जहां तक जांच की बात है तो 7 इस मामले में जो है एफआईआर लोकल थाने में दर्ज किए गए हैं। हालांकि अभी हमने देखा कि जो खुफिया विभाग होता है, इंटेलिजेंस यूनिट होती है स्टेट की, वो भी लगातार इस इलाकों में सक्रिय देखने के लिए कि किस तरह की और जानकारी मिले, क्योंकि जांच में तभी पता चलेगा एक तो हथियार कहां से आए थे, अगर फायरिंग में इस्तेमाल हुए थे, पत्थर कहां से जमा हुए थे, जो लोग आए थे एक साथ जमा हुए वो लाए थे, खुद किसी द्वारा लाए गए थे, खुद से पहुंचे थे, मकसद क्या था, क्या किसी सोशल मीडिया पोस्ट से या किसी ने कहा था। तो ये सब बड़ी बातें होंगी। प्राइमरी जांच अभी जो चल रही है, तो वो जांच आगे कहां बढ़ेगी उस पर निर्भर करता है। आज हालात शांत हैं, थोड़ी सा तनाव जरूर
जरूर हो सकता है, लेकिन नियंत्रण में फिलहाल हिंसा की कोई घटना नहीं हो रही है। हिंसा में अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर पुष्ट हो चुकी है। इनके नाम है बिलाल, रोमान, नईम और कैफ। अंदेशा है कि मृतकों की संख्या एक और बढ़ सकती है। 5वीं मौत की अपुष्ट खबरें आ रही हैं, लेकिन मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय सिंह, पुलिस कमिश्नर नहीं, ये मंडलायुक्त वाले कमिश्नर हैं, आंजनेय सिंह का दावा है कि 5वीं मौत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी सिर्फ 4 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है। कमिश्नर ने बताया कि हिंसा की न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। और क्या कहा, सुनते चलिए। फिलहाल संभल में स्थिति एकदम शांत है। वहाँ पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। बाजार खुले हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो खास तौर पे जो एरिया जहाँ पे बवाल हुआ था वहाँ पे भी कुछ दुकानें बंद हैं, अदरवाइज बाहर स्थिति एकदम सामान्य है। इस मामले में लगातार पड़ताल की जा रही है और पड़ताल करने के बाद जिस तरीके की चीज़ें निकल रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें FIR हुई हैं, अभी आगे जिस हिसाब से इंक्वायरी में आएंगे और भी FIRs होंगे। इसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी हुई है इंस्टिगेशन के कारण, और वहाँ के जो एक माननीय विधायक हैं उनके पुत्र के खिलाफ भी, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहाँ थी। सभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो साक्ष्यों के आधार पर हो रही हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो पहले से तैयारी करके आए थे, मुँह बात करके, और उन लोगों ने जो भी पथराव किया, पथराव के साथ साथ उसमें फायरिंग की भी इंसिडेंट की खबर आई, और उसमें आपको पता ही है कि कई सारे लोग घायल हुए, करीब 4 डेथ हो चुकी उसमें, और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। तो अभी स्थिति एकदम सामान्य है। कोई लगातार मामले पर निगरानी भी है, और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे अब कोई ऐसी चीज़ आएगी। इंडिया टुडे से जुड़े रिपोर्टर संतोष शर्मा की रिपोर्ट और उनके सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 2 डॉक्टरों के पैनल ने मृतकों का पोस्टमार्टम किया। सूत्र कह रहे हैं कि रिपोर्ट में पुलिस की गोली लगने से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का दावा भी यही है। पुलिस का दावा है कि उनके पास 9 mm की गोली थी, जबकि मरने वालों को 315 बोर की गोली लगी है। पुलिस का दावा है कि 315 बोर के देसी तमंचे से चली गोली जो मरे हैं उनको लगी थी, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि होना बाकी है। दावे पुलिस की तरफ से खूब है। ये थी घटनाक्रम की ब्रीफ जानकारी। अब जरा सीक्वेंसिंग पर आते हैं। पूरा विवाद शुरू हुआ रविवार की सुबह जामा मस्जिद का जब सर्वे शुरू हो रहा था तब। उससे पहले जो जुमे की नमाज का दिन था उस दिन भी मस्जिद में खूब भीड़ इकट्ठा हुई और बहुत सारी चर्चा हुई थी। तभी जब ये रविवार का दिन, उस दिन आसपास की भीड़ जमा होने लगती है। देखते देखते सर्वे की टीम की मौजूदगी में हजारों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है। आरोप है कि सर्वे करने आई टीम पर किसी ने पत्थर फेंक दिया। इसके बाद कहासुनी शुरू हुई और उसके बाद जो हुआ वो कतई होना नहीं चाहिए था। थोड़ी ही देर में सड़क पत्थरों से पट गई। हिंसा से भागते दंगाइयों की चप्पलों के निशान छूटे और संभल की सड़कें लाशें उगलने लगी। हिंसा के बीच सर्वे चलता रहा, साथ ही चलती रही समझाइश की कोशिश। शांत रहो, जो बलवा कर रहे वीडियो सिर्फ यही वायरल नहीं हुआ, एक और वीडियो वायरल हुआ जिससे यह शोर उठा कि पुलिस ने गोली चला दी है। पुलिस ने इस पर दावा किया कि दंगाइयों को डराने के लिए गोली चलाने की बात कही गई, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उस वक्त रियल बुलेट फायर की गई या रबड़ की बुलेट। हालांकि पुलिस के सूत्र और पुलिस का पक्ष ये है कि उस वक्त रबड़ की बुलेट फायर की गई थी। आंसू गैस के गोलों का प्रयोग हुआ था। पत्थरबाजों को जवाब देने के लिए पुलिस ने भी पत्थर वापस मारे, लाठी डंडे लेकर खदेड़ा भी, लेकिन जब तक हिंसा रुकती 4 लोगों के अलावा 20 पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके थे। पहला पत्थर किसने चलाया, कितने बजे चलाया, अब तक ये सब कुछ जांच का विषय है। जांच के लिए पुलिस ने 7 FIR दर्ज कर ली है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और कुछ अन्य सपा नेता कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है और लोगों की भीड़ पर भी। इन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। हिंसा में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल और मैगजीन के लूटे जाने का भी आरोप है। इस मामले में भी सब इंस्पेक्टर शाह फैजल की तरफ से 6 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दिन भर चली हिंसा
और पसरे तनाव के बाद पुलिस ने 24 तारीख को ही देर रात संभल और आसपास के कई इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी। 2 महिलाओं समेत 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उस समय पत्थर चला रहे थे। हमने सर सब पे बुलाया, हम अपने घर से उठाए गए, अपने घर से उठाए गए। आप लोग कल कहाँ थे? इसका सराय से हम घर थे, हमें कोई नहीं पता लगा कब हुई। जी हम सिर्फ देखने गए थे। क्यों देखने? क्यों आए? घर का मोहल्ला कहाँ पर? जी हमारा मोहल्ला ही वहीं पर ही है, हमारा घर ही मस्जिद के पास है। बाहर निकलने से अपना सामान लेना है। इलाके में फिलहाल अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हैं। धारा 163 यानी जो पहले धारा 144 हुआ करती थी वो लागू है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के 1 दिसंबर तक इलाके में घुसने पर रोक लगा दी गई है। एहतियाती कदम के तौर पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 25 नवंबर को 12वीं तक सभी स्कूल बंद रखे जाएंगे। आदेश जारी हो चुका है। 30 थानों की पुलिस इलाके में गश्त कर रही है। लगभग 1.5-2 घंटा सर्वे कंप्लीट हो गए थे। अचानक वहाँ का आसपास का नए छोटे छोटे बच्चे के आगे खड़ा करके कुछ लोगों ने जो उपद्रववादी ने आए के पुलिस का ऊपर पथराव करने की कोशिश किया और मस्जिद के ऊपर चढ़ने की कोशिश किया था। तुरंत पुलिस ने उनका सबको रोकने का प्रयास किया है हम लोग ने। अभी हम रिकवरी हो जाएगा, उसको पता चलेगी। अभी एसपी पूरी उसकी जांच करो, आसपास का सबकी तलाश ले रहा है। मौके पर कई चीज मिली है, वो सब बाद में हमको रिपोर्ट है, उसमें बताऊंगा। अभी तो है इस तरह कई चीज मिल रही है। पूरी घटना पर संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि पत्थरबाजों ने पुलिसकर्मियों की गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की, उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा। एसपी ने एक अलग तरीके का चाकू भी दिखाया और जिसके बाद ये दावा किया जा रहा था कि तैयारी पहले से थी। कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। मामले पर सूबे के पुलिस मुखिया यानी डीजीपी प्रशांत कुमार की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर संभल में सर्वे कराया जा रहा था, कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। पुलिस इसकी पहचान करेगी और कार्रवाई करेगी। संभल में तनाव के बीच दोनों पक्षों ने क्या कहा ये भी जान लेते हैं। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी के वकील विष्णु शंकर जैन की सुनिए। वहाँ पे सुबह कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में सुबह 7:30 बजे से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई और ठीक उसके 45 मिनट बाद वहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ चारों तरफ से इकट्ठा होने लग गई, नारेबाजी होने लग गई और धीरे धीरे वो नारेबाजी एक उपद्रव में, एक हुड़दंग में उसने शेप ले लिया। पत्थरबाजी होने लग गई। पत्थरबाजी के बाद वहाँ पे फायरिंग की गई। इन सारी घटनाओं को देख के मैं ऊपर से देख ही रहा था। काफ़ी जो मीडिया कर्मी हैं वो घायल हुए, काफ़ी पुलिसकर्मी घायल हुए और प्रशासन ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उनको बराबर समझाया। मस्जिद से भी वहाँ पे बराबर उनके जो वकील हैं उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पे सर्वे की कार्रवाई चल रही है, आप लोग आराम से शांति बना के रखिए, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही है। उसके बाद भी इस उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की और ये पत्थर जितने आज पत्थर चलाए गए हैं, ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहाँ पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। पर हमने सर्वे की कार्रवाई इस पूरे माहौल के बीच में कंप्लीट की है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किया है और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करेंगे। मुस्लिम पक्ष का दावा भी यहाँ सुनना चाहिए। प्रशासन ने पूरी तरीके से गुमराह किया। प्रशासन ने और पुलिस ने ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। पुलिस के हाथ में देसी कट्टे भी थे। ये कहना गलत है। वो एक दूसरे को क्यों मारेंगे? अगर उन्हें फायरिंग करनी थी तो पुलिस की तरफ करते, वो पब्लिक में क्यों करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। संभल में मंदिर मस्जिद का ये पुराना विवाद क्या है, संक्षेप में जानते चलिए। बीती 19 नवंबर को संभल की जिला अदालत में
एक याचिका दायर की गई। इसके जरिए शाही जामा मस्जिद के अतीत में हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया। उसके बाद इस धर्मस्थल को लेकर कानूनी विवाद पैदा हो गया। इंडिया टुडे के रिपोर्टर अभिनव माथुर की रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष की याचिका में कुछ बातें लिखी गई जो हम आपके सामने रख देते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर करने वालों में शामिल रहे कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि पाल गिरी और 7 अन्य लोग। हिंदू पक्ष का दावा है ये जगह पहले श्री हरिहर मंदिर थी जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का भी दावा किया है। 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष ने 2 किताब बाबरनामा और आईने अकबरी को आधार बताया। साथ ही आधार बनाया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की 150 साल पुरानी एक रिपोर्ट को भी। अदालत में इस याचिका पर सुनवाई हुई। उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने सेम डे में ही फैसला सुनाते हुए मस्जिद में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के आदेश दे दिए, सर्वे के आदेश जारी कर दिए, 7 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। इसके लिए एडवोकेट कमिश्नर की भी नियुक्ति की गई। 19 नवंबर की शाम ही एडवोकेट कमिश्नर ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे करा भी दिया। करीब 2 घंटे तक सर्वे चला। इस दौरान संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। पूरी कार्रवाई की तस्वीरें भी ली गई, वीडियो बनाए गए। इसी कड़ी में 24 नवंबर को दूसरा सर्वे होना था जो बवाल के बीच पूरा नहीं हो सका। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। लेकिन यह सवाल है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना जो आरोप भी है कि निचली अदालत ने अपना फैसला क्यों सुनाया, क्या ये कहीं से भी न्यायोचित है? ये सवाल अदालत से पूछा जा रहा है। दूसरा ये कि पुलिस का ये बड़ा फेलियर कैसे हुआ, इंटेलिजेंस यूनिट कैसे फेल हुई, सारे तमाम आला अधिकारी सितारदारी क्या कर रहे थे? जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने पुलिसिंग का बखान करते नहीं थकती, वो यहाँ कैसे चूक गई? क्या जांच से पहले घटना के आकलन में जिला की पुलिस फेल रही? जब पहली बार सर्वे हुआ तब कोई बवाल नहीं हुआ, दूसरी बार सर्वे में बवाल कैसे हो गया? राम मंदिर का फैसला आने के बाद पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक पत्थर तक नहीं उछला, तो इस बार इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? आखिर ये नौबत कैसे आई? उत्तर प्रदेश की पुलिस के मुखिया और उनके भी मुखिया को जवाब देना चाहिए, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब मिलने बाकी है। नहीं बाकी है तो 4 लोगों की जान, और बाकी है कुछ तो वो है राजनीति। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुखदपूर्ण है। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुस्लिम समाजों के बीच दरार और भेदभाव करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है, न ही देश के हित में। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भी लिखा, सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी लिखा, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें। संसद जब शुरू हुई तो उसके अंदर और बाहर भी संभल को लेकर के माहौल था। पक्ष विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई, सुनते चलिए। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपनी तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं। इन चीज़ों को बाहर लाएं, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। धन्यवाद। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ,
जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। नियोजित साजिश है, सही कहा, लेकिन ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। जब जनता को पता नहीं कि कब सर्वे करने के लिए आप लोग आ रहे हो, तो जनता क्या साजिश करेगी? और ये साजिश पुलिस प्रशासन को पता था कि हम रात के पहरे में जा रहे हैं। इन्होंने साजिश के तहत सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है। हमारे 5 मासूमों की हत्या करी है, बहुत से लोग घायल हैं, झूठा मुकदमा दर्ज किया है और अब उनके साथ अत्याचार होगा। मुझे अफसोस है कि इन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और ये सलाखों के पीछे जानी चाहिए। इन सब के बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संभल जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। संभल पर सरकार और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे इसमें क्या होता है देखते रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे सुर्खियों की ओर। 25 नवंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई और जो 20 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने सत्र के पहले देश को संबोधित किया, सुनिए। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। पीएम के संबोधन के बाद 11 बजे दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के आते ही हंगामा शुरू हो गया। मुद्दा मणिपुर के हालात, गौतम अडानी पर लगे आरोपों की जांच, उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा पर बढ़ता रहा हंगामा। स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। सदन में फिर हंगामा हुआ, नारेबाजी की नौबत आई और उसके बाद जो कार्यवाही थी उसे 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? प्लीज आप सब सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा राज्यसभा में भी देखने को मिला। जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी विपक्ष की बात को सुना और सुनते ही वहां पे हंगामा हो गया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला, अडानी वाला मुद्दा उठाया और फिर सभापति धनखड़ और खड़गे के बीच बहस भी हुई। 50 ईयर रहे, उसमें मेरा भी हिस्सा 54 ईयर्स है, तो मुझे कोई सिखाने की कहने की बात नहीं। सही, एक बार आपको अनुरोध करूं। मैं यहाँ एक सेकंड। नो, प्लीज टेक योर सीट। नो, इन ऑल ह्यूमिलिटी फ्रॉम द चेयर, ऑल आई सेड, you know it more than anyone else. I paid you the highest compliment. Okay, still sir. You are taking exception. Thank you very much. If you suspend today's business, we can explain, because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire country. Nothing is on record. And nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. Nothing is going on record. Consistently, Nothing is Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Modi. Nothing is going on record. No, sir.
मोदी जी सपोर्टिंग हिम एंड दुनिया में लिस्ट ऑफ मैटर्स रेज्ड विद परमिशन श्रीमती JB मथेर इसम Sir, considering the seriousness of the matter, sir, considering the seriousness of the matter. नॉट अवेलिंग मिस्टर वाइको। बहस के बाद कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित की गई। कार्रवाई फिर शुरू हुई, दोबारा वही हुआ। विपक्ष ने हंगामा शुरू किया, संसद फिर ठप हो गई। 27 नवंबर तक के लिए स्थगित हो गई। 26 नवंबर को संसद नहीं चलेगी क्योंकि उस दिन देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस के दिन जो पुरानी संसद है, जिसे अब संविधान भवन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे सभी पार्टी के सांसद इकट्ठा होंगे और संविधान दिवस की जो 75वीं वर्षगांठ है उसको मनाएंगे। 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन देश का संविधान अडॉप्ट किया गया था। इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरे लगे थे और फिर हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था। दूसरी सुर्खी की ओर चलते हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 25 नवंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू रहेगा। एयर क्वालिटी कमिश्नर से कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में स्कूल जो अभी ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द दोबारा कब तक खोला जा सकता है और कैसे खोला जा सकता है। इस बारे में 2 दिन में जवाब देना होगा। जस्टिस अभय ओक ने और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें समस्या का परमानेंट हल निकालना होगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, जज साहब कुछ करवा दीजिए, हम सब लोग भी यही रहते हैं। बहुत समस्या हो रही है, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, औसत आयु लोगों की कम हो रही है। इस बीच दिल्ली सरकार की तरफ से मौजूद वकील शादान फरासत ने जानकारी दी कि दिल्ली के 113 एंट्री पॉइंट पर 3 से 4 अलग अलग स्तर के कर्मचारी मौजूद हैं और वाहनों की चेकिंग चल रही है। दिल्ली पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी भी शामिल हैं। इस मामले में पिछली सुनवाई 22 नवंबर को हुई थी। तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रयासों से असंतुष्टि जाहिर की थी। कहा था कि सरकार ने ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए कुछ नहीं किया। 113 एंट्री पॉइंट पर सिर्फ 13 CCTV क्यों है? केंद्र इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करे। इसी के बाद अब एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग को लेकर और चुस्ती दिखाई जा रही है, लेकिन इसका सिला कब मिलेगा? कब दिल्ली की आबो हवा साफ होगी, देश की राजधानी की आबो हवा साफ होगी? सरकार से तो उम्मीद अब बेमानी हो चला है। कोर्ट से उम्मीद है, क्या पता कुछ कोर्ट कर जाए, क्योंकि जज साहब लोग भी तो यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, इसी दिल्ली NCR में ही रहते हैं। अगली सुर्खी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से जुड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में खुला आसमान है, कोई पोल्यूशन नहीं है, बढ़िया मैच चल रहा था। टीम इंडिया ने मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 295 रनों से हरा दिया। यहाँ हम दिल्ली के पोल्यूशन में घिरे लोग वहाँ पोल्यूशन फ्री मैच को देख के आनंद लेते रहे और जब टीम जीती तो हर किसी के मन में खुशी हुई, क्योंकि पर्थ में मैच जीतकर भारत ने 1-0 से सीरीज में लीड ले ली है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। दोनों पारी मिलाकर 8 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह, जो कैप्टन भी थे उस मैच में, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। फर्स्ट इनिंग में इंडियन टीम ने 150 रन बनाए, ऑल आउट हो गई। हमारा दिल टूटा था, हमें लगा था यार कि फिर मटिया पलीद है, लेकिन बॉलर्स ने क्या ज़बरदस्त वापसी कराई गुरु। 104 रन पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी धुरंधरों वाली टीम को समेट दिया और जिस ट्रेविस हेड को लेकर के सोशल मीडिया में बड़ा माहौल बनाया गया था, उनको भी जल्दी निपटा दिया। सेकेंड इनिंग में टीम इंडिया के 6 विकेट गिरे, लेकिन तब तक कमाल कर चुकी थी टीम। 487 रन बने और इनिंग डिक्लेयर किया। सेंचुरी लगी किसकी तरफ से? विराट कोहली की तरफ से। बहुत दिनों से इंतज़ार था उनकी सेंचुरी का, वो सेंचुरी आई तो लोग बहुत खुश हुए। यशस्वी जायसवाल की बैटिंग के तो क्या ही कहने, उनकी सेंचुरी को देखकर बड़े बड़े जो स्टारवर्ड क्रिकेटर हैं वो भी चकित थे उनकी बैटिंग को देख करके। कमाल का खेला लड़का और पूरी टीम कमाल खेली। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 238 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम धराशायी हो गई। हम मैच जीत गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारत का मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ था और मोराल अप करने के लिए ये जीत टेस्ट चैंपियनशिप से पहले जो अपनी पोजीशन मेंटेन रखने की है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी थी। टेस्ट कप्तान के तौर पर हमें एक पुख्ता विकल्प मिलता दिख रहा है। नाम है जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने शानदार बॉलिंग की, लेकिन
अब वो हमारे लिए नई बात नहीं है। वो बॉलिंग अच्छा करते हैं भाई, अपना लेजेंड है, लेकिन इस बार कप्तानी भी अच्छी की क्योंकि रोहित शर्मा नहीं थे। फर्स्ट इनिंग के प्रेशर में आने के बाद दमदार वापसी हुई और वापसी के बाद जो खेल हुआ वो कमाल का था। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। 81वां शतक कोहली का हमने देखा। यशस्वी जायसवाल की एक और प्रॉमिसिंग पारी, केएल राहुल की ठोस पारी, नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा दो भाई दोनों तबाही। रेड्डी ने दोनों इनिंग में ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी और उनकी भी खूब तारीफ हो रही। पहली पारी में उन्होंने 41 रन बनाए, दूसरी पारी में 38 रन, 1 विकेट भी लिया। राणा ने पहली पारी में 3, दूसरी पारी में 1 विकेट लिया। दूसरा टेस्ट 6 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाएगा और तब तक हमें दूसरे मैच का इंतज़ार रहेगा। ये पहली मैच की जीत की जो खुशबू है उसके साथ हम इस दिल्ली के पॉल्यूशन में जीते रहेंगे जब तक जी पा रहे हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी, ये शो अच्छा लगा होगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।